दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंग्लिश में कहें इंडियन पॉलिटी, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे भारतीय संविधान के 22 भाग, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और उसी क्रम में मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि विशाल एवं विस्तृत संविधान, और उसमें पहला पॉइंट ये है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित भी है और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। मतलब जब हमने संविधान बना था, मतलब कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। और प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आता है। ठीक है, तो मैंने अब वो जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं उनको मैंने लिख दिया है, और ये पेपर में आती हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पहली उसमें ये है कि 9वीं अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1991 में जोड़ी गई थी। सेकंड है 10वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है, तो दोनों का ईयर सेम है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची है वो हमारी पंचायत से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, और ये पेपर में बहुत आती हैं। ठीक है, और मैंने 11वीं और ये 12वीं अनुसूचियों वाले चैप्टर में इनको बताया है डिटेल में, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले मैं 9वीं अनुसूची के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई। ठीक है, और पहले हम ये समझते हैं कि 9वीं अनुसूची का काम क्या है। देखो, पहले हम समझते हैं कि 9वीं अनुसूची है क्या। तो 9वीं अनुसूची ये है कि अगर हमारी व्यवस्थापिका ने, हमारी लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो जो हमारा न्यायालय है वो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे देश में जो संविधान, हमारे संविधान के हिसाब हम देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हम अपने देश में आरक्षण 50% तक कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु ने आरक्षण 69% तक कर रखा है। ठीक है, जो कि गलत है एक तरीके से, लेकिन वो उसने कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया, है ना, जिससे जो हमारा न्यायालय है वो अब उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता, वो उस पर कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी बनाओ और 9वीं अनुसूची में डाल दो तो न्यायालय कुछ बोल नहीं सकता। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, अगर सरकार इनको कट कर दे तो ये तो गलत है ना, कट कर दे, और कट करने के बाद वो अधिनियम बना के 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा न्यायालय है वो भी ना बोल पाए, है ना। तो ये 9वीं अनुसूची का काम था। ठीक है, ताकि हम वो कानून भी बना दें और उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल भी ना पाए, है ना। लेकिन ये पहले था, अब ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये 9वीं अनुसूची लाई क्यों गई। तो देखो, जब लाई गई थी तब इसके जो इरादे थे वो ठीक थे। वो क्या इरादे थे, देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद बहुत गरीबी थी देश में। ठीक है, और हमारे देश के जो ज़मींदार थे उनके पास बहुत भूमि थी, और वो भूमि हमें उनसे लेकर हमें देश के अन्य लोगों में बांटनी थी जो गरीब थे, और ज़मींदार वो भूमि इतनी आसानी से देने वाले थे नहीं। तो जब सरकार उनसे अगर ज़मीन लेती तो वो जाते थे सीधा कोर्ट, और वहाँ से वो अपनी भूमि वापस ले लेते थे। अब सरकार के पास समस्या ये थी कि जो हमारा गरीब तबका जो लोग हैं उनको हम कैसे वो ज़मीन ज़मींदारों से ट्रांसफ़र करें। तो उन्होंने ये 9वीं अनुसूची, तो उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया और उसमें ये 9वीं अनुसूची ऐड कर दी कि हम जो भी कानून बनाएंगे वो इसमें डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, मतलब उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो हमने ये एक्ट बनाया, ज़मींदारी एक्ट, ताकि हमने उनसे ज़मीन ली ज़मींदारों से, अब वो न्यायालय भी नहीं जा सकते, और वो भूमि हमने लोगों में बांट दी। तो ये इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पहला संविधान संशोधन था
वो किससे संबंधित था, किस सन में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब नवीं अनुसूची का मतलब ये है कि अगर उस पर कोई भी कानून बना के सरकार नवीं अनुसूची में अगर डाल देती है तो उस पर हमारा जो न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा उस कानून की नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप याद रखना, नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, जिसमें आप दूसरा पॉइंट एक बार भूल भी सकते हो, लेकिन 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंचायत वाली, नगर पालिका वाली और ये पहला संविधान संशोधन था, ठीक है, याद रखना। अब देखो दूसरा पॉइंट है लिखित संविधान। तो देखो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि संविधान लिखित व अलिखित दोनों हो सकते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित और छोटा संविधान है। मतलब कि सबसे पहले संविधान किसका लिखा गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सबसे लिखा हुआ बड़ा संविधान किसका है, तो वो भारत का है। और बिना लिखा संविधान किसका है, तो वो ब्रिटेन का है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो हमने अपने संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट इसमें यह है कि संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। पहले हम ये समझते हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। देखो चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, भारत और अमेरिका दोनों ही राज्यों का संघ है। मतलब कि जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक इकाई राज्य का निर्माण कर लेते हैं, एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे व्यवस्था जो है वो एक संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे राज्य इस तरीके से मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण अगर करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा संघ, ठीक है। तो भारत भी एक संघीय राज्य है और अमेरिका भी, ठीक है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि मतलब कि अगर कोई देश राज्यों का संघ है, इस तरीके की जब व्यवस्था होती है तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार के शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। पहली है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। मतलब और ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, तो ये है अमेरिका में। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पर थी, तो ये थी ब्रिटेन में। तो हमने अमेरिका वाला मॉडल नहीं अपनाया, हमने ब्रिटेन वाला मॉडल अपनाया, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई और भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। मतलब समान, ना कि सेम वही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, अध्यक्षात्मक है कि संसदीय है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो संसदीय है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मूल अधिकार, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा वो भाग है, तो भाग 3 है। और हमारे नागरिकों के पास कितने मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये मूल अधिकार की जो व्यवस्था है ये हमने किस संविधान से ली है, ये हमने अमेरिकी संविधान से ली है, ठीक है। कि हमारे देश के लोगों के पास मूल अधिकार होने चाहिए, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है कि न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। देखो हमारे जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों का हनन ना हो, इन मूल अधिकारों को सरकार कम ना कर दे, है ना। सरकार इनके खिलाफ कोई दूसरा कोई कानून ना लेकर आ जाए, है ना। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने किसको दी है, तो वो हमारी न्यायपालिका को दी है, ठीक है। तो जो हमारा न्यायालय है वो हमारे मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। देखो मैंने भी आपको बताया था ना कि जब हमारा संविधान बना था ना तब 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे और उसमें एक था संपत्ति का अधिकार। और अभी मैंने आपको बताया था 9वीं अनुसूची कि वो जो संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था। देखो और सरकार को क्या करनी थी, सरकार को वो संपत्ति जमींदारों से लेकर लोगों में बांटनी थी, ठीक। तो सरकार ने बाद में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार से हटा दिया, ठीक है। और वो कब हटाया देखते हैं उसको। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक है।
अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसमें पहला है समता का अधिकार, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 29 और 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 32, ठीक है। और ये अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब आपको याद करने हैं कि हमारे पास जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो कौन कौन से हैं। तो समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है आपको वो भी याद करने हैं, ठीक है। और पेपर में यहीं से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो मूल अधिकार अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा मूल अधिकार से, ठीक है। देखो अभी मैं इससे भी संविधान की विशेषताएं बता रहा हूँ, उसके अंतर्गत आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई छोटा एग्जाम देते हैं तो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन पर मैं अभी आगे चलकर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट का मतलब ये था कि लोगों के पास क्या क्या मूल अधिकार हैं उनके, ठीक है। जैसे समता का अधिकार, समता का अधिकार का मतलब होता है कि सभी नागरिक इक्वल है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ठीक है। तो वो लोगों के पास अधिकार थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब जो हमारे राज्य है उनका लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, जो उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं, मतलब कि देश की जनता के प्रति राज्यों के क्या कर्तव्य है, इसके बारे में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो 36 से 51 तक के जो आर्टिकल हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाग कौन सा है, तो भाग है 4 और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 36 से 51, ठीक है। अब हमने ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब ये राज्य की ड्यूटी है कि वो अपनी जनता के प्रति अच्छे से अच्छे कार्य करे, लेकिन वो कर तो तभी पाएगा ना जब उसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से राज्य के पास पैसा होगा वो उसी हिसाब से राज्य की जनता की देखभाली वो कर पाएगा। जैसे अब तो देखो जैसे अभी 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, ठीक है। और अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ये कहने लगे कि 12 तक के जो स्टूडेंट है उनकी भी शिक्षा है वो फ्री करो, अगर राज्य उसमें सामर्थ्य नहीं है तो वो कैसे कर सकता है ना। मतलब इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। कि आप जबरदस्ती राज्य पर थोप नहीं सकते, क्योंकि उस पर भी बर्डन आ जाएगा ना, इसलिए मतलब उसके पास अभी कल को अगर आप कहने लगो कि ट्रांसपोर्ट आप फ्री कर दो, तो अगर ट्रांसपोर्ट फ्री करने का होगा तभी राज्य कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय द्वारा इसे सलाह दी जा सकती, तो ये जबरदस्ती राज्य पर फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब नेक्स्ट क्या है, इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब देखो आप समझ रहे हो कल्याणकारी से मतलब क्या है, कल्याणकारी से मतलब ये है कि एक बहुत ही वेलफेयर स्टेट हो, बहुत ही अच्छा राज्य हो, ठीक है। डीपीएसपी का काम ये है कि हम बेहतर से बेहतर राज्य कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य ये है कि हम राज्य को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम लोगों के लिए कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं, मतलब लोगों का कल्याण कैसे कर सकते हैं, एक हमें कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो ये उद्देश्य है डीपीएसपी का, मतलब ये उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि मोटे तौर पर 3 वर्गों में से विभाजित किया है, किसको, डीपीएसपी को, मतलब नीति निर्देशक तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। और यही प्रश्न पीसीएस 2018 के प्री में आया था, सिर्फ यही कि डीपीएसपी कितने वर्गों में विभाजित है और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है सामाजिक, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयनवादी, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा है उदारवादी, जिसे कहते हैं लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है।
तो इनको भी याद रखना। मतलब जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो 3 वर्गों में विभाजित है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है कुछ इस प्रकार की है। तो पहले जो कुछ है वो है, तो उसमें कुछ है सामाजिक सोशलिस्ट प्रिंसिपल से संबंधित, कुछ है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित, और कुछ है उदारवादी विचारधारा से संबंधित। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।